हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर 3 चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब कब बनता है, डबल कब बनता है, ट्रिपल कब बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड एंड ऑल दैट। ओके, तो टॉपिक आज का आपका रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, पर उससे पहले कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है, उसके दो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जो हमने कोवलेंट और आयनिक किया है उसके ऊपर ही बेस्ड है। Two elements X and Y have the electronic configuration 282 and 26। कह रहा है कि दो एलिमेंट है X एंड Y, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 282 और इसकी है 26। तो ऑब्वियस सी बात है 8 और 2 10 और 12, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ओके, दिस फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, दोनों एलिमेंट एक्स और वाई और एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। बताएं नहीं आयनिक है कि कोवलेंट है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, किस टाइप का बॉन्ड बनेगा बताइए। Why does the compound form has a high melting point? और कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बनेगा ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बताओ क्यों। तो देखो बेटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मेटल, ये आपका नॉन मेटल। ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम, मतलब मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये, ऑक्सीजन का ये, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। मैग्नीशियम बिकम्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एन एलिमेंट X has 2 electron in the outermost shell of its atom and combines with an element having 7 electron in the outermost shell। कह रहा है कि कोई एलिमेंट X है और उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर आपको ये नहीं बताया बेटा वैलेंस शेल में 2 में कि टोटली 2 है कि 3 शेल है कि 4 है कि 5 है, कोई आइडिया नहीं दिया, सिर्फ इतना बता दिया उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, इट कंबाइंस विद एन एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। मान लो ये Y के साथ कंबाइन कर रहा है, Y के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो 7 है। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो मतलब ये तो 2 लॉस करेगा, वैलेंस शेल में 2 है। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो एक Y को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे Y टोटल 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो X 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X टोटल 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे Y 2 चाहिए होंगे ताकि वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो फॉर्मूला बनेगा X Y 2। ठीक है, अगर मैंने Y मानना है, इसमें कुछ दे नहीं रखा, Y जैसे हाँ Y ही मानना है एक्चुअली में। ठीक है, तो X Y 2 फॉर्मूला हो जाएगा। What type of bond will be formed between X and Y? अब because X ने इलेक्ट्रॉन लूज और Y ने गेन किए हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। Is it soluble in water और बेंजीन? तो कह रहा है कि जो XY2 है ना ये आप वाटर में सॉल्युबल करेंगे कि बेंजीन में, अच्छा किस में होगा। तो बेटा क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं और पानी भी पोलर है तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा। बट बेंजीन तो नॉन पोलर है C6H6। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चन दे रखे थे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, वो हो गए। ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। ये समझ लीजिए बेटा कि अब जो आपने ना आधा पोर्शन खत्म कर लिया 3rd चैप्टर का, अब बचा हुआ पूरा पार्ट चैप्टर में यही चलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुमने 9th 10th के अंदर जो भी पढ़ा केमिस्ट्री में वो सब आपको हायर क्लासेस में काम आएगा, पर अब जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो अभी तुम 10th में हो, +2 में पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है। अभी तो आपने इसको एक टॉपिक के तौर पे पढ़ोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, 12th में ये पूरी एक यूनिट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें आपका बेस यहाँ बन रहा है कि एक्चुअली में एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मेटल का। समझ रहे हो, दिस इज द बेसिक, जिसको आगे आपको जाके एक यूनिट में कन्वर्ट करना है +2 के अंदर। बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी मेटल को बाहर निकालना उसकी इम्प्योर स्टेट से। ठीक है, जैसे मान लो आप लोहे की कोई चीज घर में यूज करते हो तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो एक लोहे का सरिया है
तो लोहे का सरिया तो हमने खदान में से बाहर निकाला नहीं होगा, नहीं निकाला होगा ना, पहले लोहा निकाला होगा, उसको साफ किया होगा, फिर उसको सरिये की फॉर्म में ढाला होगा। तो जमीन में से जब आप किसी भी मेटल को बाहर निकालते हो तो बेटा उसके साथ दुनिया भर की इम्प्योरिटीज होती हैं। उन सारे प्रोसेस को, जिससे हम किसी मेटल की इम्प्योरिटीज को कम करते करते बिल्कुल जीरो कर देते हैं और लगभग 100% प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ये पूरा प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे सुना होगा ना कि वहां पे कॉपर मिलता है, वहां पे सोना मिलता है, सोने की खदान है, वहां पे लोहे की खदान है, वहां पे जिंक मिलता है। तो हम अर्थ क्रस्ट को डिग करके मेटल बाहर निकालते हैं और फिर एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जिससे उस मेटल के आसपास जितनी भी इंप्योरिटीज है, चाहे मिट्टी कंकड़ पत्थर की हो या फिर कंपाउंड बना रखा उसने, सबको दूर करते हुए आखिर में उससे मेटल जो बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। ओके, तो उससे पहले, निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल नेचर में किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अकरेंस क्या है मेटल्स की, तो देखो बेटा मेटल्स जो है ना वो दो टाइप से मिलेंगे आपको नेचर में, या तो वो आपको मिलेंगे फ्री स्टेट में या आपको मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। फ्री और कंबाइंड से मेरा क्या मतलब है, अगर तुम्हारा मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, जो एक्टिविटी सीरीज आपको पता है, एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट सबसे नीचे हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, उन मेटल्स क्योंकि वो कम रिएक्टिव हैं तो वो ज्यादा रिएक्शन करते नहीं एनवायरमेंट पे मौजूद किसी भी कंपाउंड के साथ, तो गुंजाइश ये भी है बेटा कि ये मेटल नेचर में फ्री पाए जाते हैं। फ्री का मतलब किसी के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाते, जैसे सोना है। ठीक है, तो सोना आपको वैसे मिल भी जाएंगे, रेयरली मिल जाते हैं कंपाउंड, ऐसा भी नहीं कि 100% नहीं मिलते, पर सोने को जब आप निकालोगे जमीन में से तो सोने के आसपास मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब चीजें हो सकती हैं, पर वो कोई कंपाउंड नहीं बनाता किसी चीज के साथ रिएक्शन करने पे। आपको सोने के पार्टिकल मिट्टी में दिख जाएंगे जिनको फिर आपको साफ करना होता है, बस इतना है। ये नहीं कि सोने ने कोई मतलब एयू ने कोई कंपाउंड बना रखा तो उस कंपाउंड को तोड़ के तुम्हें उसमें से सोना बाहर निकालना पड़ रहा है। ओके, तो फ्री स्टेट का मतलब है जब कोई एलिमेंट इंप्योरिटीज के साथ हो पर उसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड ना बना रखा हो, तो हम बोलेंगे कि ये हमें फ्री स्टेट में ही मिल गया, हमें कंपाउंड तोड़ना ही नहीं पड़ा। ठीक है, और ऐसा कौन करते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, आप ये भी बोल सकते हो दे आर फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब भी यही है, फ्री स्टेट में पाया जाना विदाउट कंपाउंड फॉर्मेशन। कुछ ज्यादातर जो मेटल्स आपको मिलेंगे वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड का मतलब है कि वो हमेशा कोई ना कोई कंपाउंड बनाए हुए मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे। अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि ये कभी भी नेचर में अकेले मिल ही नहीं सकते। जैसे तुम्हें सोडियम कभी नहीं मिलेगा नेचर में, सोडियम का कंपाउंड मिल जाएगा NaCl, NaNO3 और कोई कंपाउंड Na2O। ठीक है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के सॉल्ट मिल जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पर मैग्नीशियम अकेला नहीं मिलेगा गोल्ड और सिल्वर की तरह। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उनमें बड़ी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए किसी तरह और अपना ऑक्टेट पूरा किया जाए, और इलेक्ट्रॉन लूज करते तो वो बॉन्ड बना लेंगे। भाई अगर इन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसका मतलब किसी ने गेन कर लिया, और लॉस और गेन करते तो बॉन्ड बन ही गया। तो ये वो स्टेट है मेटल्स के पाए जाने की जिसमें वो कंपाउंड बना लेते हैं किसी एलिमेंट के साथ। मिट्टी कंकर पत्थर रेत बजरी इन सब की इंप्योरिटीज तो यहाँ भी मिलेंगी ही मिलेंगी, पर ये किसी के साथ कंपाउंड बने बैठे रहते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एल्यूमिनियम को निकालना है और एल्यूमिनियम में तुम्हें मिला Al2O3.2H2O की फॉर्म में, अब इसने तो कंपाउंड बना रखा है, इस कंपाउंड को तोड़ के तुम्हें इसमें से एल्यूमिनियम बाहर निकालना है। जैसे मान लो तुम्हें बाहर निकालना था सोडियम और वो तुम्हें समुद्र के पानी में मिला NaCl की फॉर्म में, अब तुम्हें NaCl को तोड़ के इसमें से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, Na बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं या तो वो अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे आपको, या अपनी सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या अपने सल्फेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, अपने कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक
ठीक है, मतलब और भी पॉसिबिलिटीज है, मैंने कुछ एक गिनाई है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कंपाउंड बनाए हुए मिलेंगे, या तो वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ऑक्साइड बना लेंगे, सल्फर के साथ सल्फाइड बना लेंगे। ऑक्साइड जैसे ये जो अभी मैंने आपको बताया Al2O3, सल्फाइड का मतलब जैसे PbS, लेड ने सल्फाइड बना ली, जिंक ने सल्फाइड बना ली। सल्फेट का मतलब जैसे MgSO4, कार्बोनेट्स का मतलब है जैसे CuCO3 बन गया, ठीक है, और नाइट्रेट्स का मतलब जैसे NaNO3। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा कोई ना कोई कंपाउंड बना के नेचर के अंदर पाए जाते हैं, अकेले नहीं मिलेंगे। जो कम रिएक्टिव है, जो लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, वो आपको नोबल स्टेट के अंदर भी मिल जाएंगे, नेटिव स्टेट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। हमें पहले ये तो पता हो कि नेचर में एलिमेंट मिल कैसे रहा है, वो मेटल कैसे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ मेटल्स को बाहर निकालना सीखेंगे प्योर स्टेट में। नॉन मेटल्स को भी प्योरीफाई किया जाता है बेटा, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं होता, हमें नॉन मेटल्स भी प्योर स्टेट में चाहिए होते हैं, पर वो अपना टॉपिक नहीं है फिलहाल। हम यहाँ पे सिर्फ मेटल्स को जो है वो साफ करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हर मेटल का मेथड अलग अलग होता है। अब कोई भी एक मेथड किसी भी मतलब क्लास के लिए, किसी एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते बिना सोचे समझे, ठीक है। कॉपर अलग तरीके से साफ होगा तो गोल्ड अलग तरीके से, गोल्ड अलग तरीके से साफ हो रहा है तो सोडियम अलग तरीके से होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करने में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है आपको, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपको किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो मेटल रिएक्टिव कितना है, उस आधार पे उसके लिए स्टेप्स चूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के। एक्सट्रैक्शन एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये हम यूज करते हैं। तो स्टेप कौन सा यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कि वो बीच का रिएक्टिव है, कि वो सबसे कम रिएक्टिव है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनको साफ करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका यूज करते हैं। जैसे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया था फर्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, तो वो तरीका यूज करेंगे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट आपके पास है। जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, जो लीस्ट हैं, वो तो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनके लिए मेथड अलग होते हैं। और जो बीच के बच गए, जैसे आपके पास जिंक बच गया, ठीक है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ठीक है, ये बीच के एलिमेंट है जो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम, इनके लिए तरीके अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबके लिए सेम चीज नहीं होती बेटा, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रोसीजर से गुजरता है, तब जाके हम उसको फाइनली 99.99% प्योर कंडीशन के अंदर जो है वो ला पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स एंड ओर। इंपॉर्टेंट है बेटा, सीबीएसई को पूछ चुकी है, सैंपल पेपर में भी अक्सर आपको ये चीज देखने को मिलेगी क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये टॉपिक पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। ओके, सो क्या डिफरेंस है बेटा इसके अंदर। मिनरल किसको बोलते हैं, जैसे तुमने एसएस में पढ़ा होगा, जिसको हम खनिज बोलते हैं, तो जो खनिज है ना वही मिनरल होता है। ये जो चट्टानें होती हैं ये मिनरल है, जिसको हम हिंदी में खनिज बोल रहे हैं ना, दैट इज मिनरल। क्या होता है मिनरल बेटा, जितनी भी चट्टानें हैं ये एक टाइप का मिनरल ही है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पाया जाता है। मिनरल वो चीज है, वो फॉर्म है जिस फॉर्म में एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, सीधी सी बात ये, ठीक है, कि मिनरल वो तरीका है किसी भी एलिमेंट के पाए जाने का, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट आपका मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। कोई हम मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओर्स होती हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ मेटल के होते हैं, नहीं बेटा, नॉन मेटल्स के भी जो मिनरल हैं वो होते हैं, मेटल्स के भी होते हैं, ठीक है। तो मिनरल कुछ नहीं, इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट इन विच इट इज फाउंड इन द नेचर। ये वो तरीका है, ये वो सोर्स है, ये वो जरिया है, ये वो सब्सटेंस है जिस फॉर्म में आपका जो एलिमेंट है वो नेचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चट्टाने वगैरह सब क्या होती है, मिनरल होती है। कुछ मिनरल्स आपको मेटेलिक मिलेंगे, कुछ नॉन मेटेलिक, कुछ मेटेलिक होंगे, कुछ नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक से मेरा मतलब क्या है कि इन मिनरल्स के अंदर मेटल पाया जाता है ज्यादा, इनके अंदर नॉन मेटल भी हो सकता है। तो दोनों तरह के जो है वो आपके पास मिनरल देखने को मिलेंगे, जैसे कि Fe2O3 मेटेलिक है,
Al2O3 मेटेलिक है, जैसे PbS है, ZnS है, ये सारे जो मिनरल हैं दैट आर मेटेलिक, क्योंकि इनके अंदर मेटल बहुत ज्यादा परसेंटेज है। देखो नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, बट दीज आर मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, जैसे SiO2 है, ठीक है, जिसको आप क्वार्ट्स बोल सकते हो, सिलिका बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये नॉन मेटेलिक मिनरल है, जिसके अंदर नॉन मेटल जो है वो अच्छी खासी परसेंटेज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी मिल जाएंगे, जैसे कि कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट की फॉर्म में जेमस्टोन्स हैं, जो नगीने होते हैं, वो भी एक टाइप के क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जैसे जो रेत है, रेत का भी सेम फॉर्मूला होता है SiO2, जैसे एक मिनरल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिनको हम लाइमस्टोन या फिर क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम का मेन मिनरल है, पर इसके अंदर देखो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हम परसेंटेज देखते हैं भाई, इसके अंदर कैल्शियम अच्छा खासा है, लगभग 40% के आसपास आपको कैल्शियम मिलेगा CaCO3 में, तो हम यहाँ से कैल्शियम को जो है वो आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो मिनरल कुछ नहीं, मिनरल एक सोर्स है जिसके फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मिनरल मेटेलिक भी हो सकता है, मिनरल नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। एक ही मिनरल के अंदर एक से ज्यादा मेटल भी पाए जा सकते हैं, एक ही मिनरल में मेटल और नॉन मेटल भी आपस में पाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक मिनरल में एक ही मेटल होगा, ऐसे भी मिनरल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और उनके अंदर एक से ज्यादा जो है वो मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे मीका एक और है, मिनरल है मीका जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, कई सारे जो मेटल हैं वो पाए जाते हैं, अकेला एक मेटल नहीं, सबकी परसेंटेज जो है क्या हो जाएगी बेटा, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मिनरल बेसिकली क्या है, मिनरल इज दैट फॉर्म इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर और में क्या फर्क है, और भी यही होती है, और भी खनिज होते हैं, मिनरल भी खनिज होते हैं, दोनों में फर्क क्या है। मिनरल वो चीज है जिसमें थोड़ा बहुत भी मेटल मौजूद है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा वो मिनरल होता है जिसमें आप अपने फायदे के साथ मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम जो है ना वो 40% है, और एक मैं कोई और कंपाउंड ले लूं, जैसे कोई भी एक्स कंपाउंड है कैल्शियम का, उसमें कैल्शियम खाली 2% है। तो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें इन दोनों कंपाउंड में से फैक्ट्री में ले जाके वो सारा प्रोसेस करके कैल्शियम बाहर निकालना है, तो तुम किसको चूज करोगे, जिसमें कैल्शियम 2% है कि जिसमें 40 है, तुम 40 वाला ही चूज करोगे। क्योंकि देखो बात क्या है, तुम जब हम खदान में से कोई मेटल बाहर निकाल के उसको साफ करने के प्रोसेस यूज करते हैं तो बहुत खर्चा आता है, कंपनी लगानी पड़ेगी, वर्कर है, मशीनरी है, बहुत खर्चा आएगा। आपने खर्चा लगा दिया मान लीजिए 50 लाख, और आपका जो कैल्शियम बाहर निकला वो 2 लाख का था, तो ऐसा काम तो नहीं करते ना बेटा, ठीक है। अगर मेटल की परसेंटेज कम है तो उसको निकालने में खर्चा ज्यादा लग जाएगा और मेटल कम निकलेगा, ठीक है। आपको पता चला यहाँ पे सोना है, आपने पूरी फैक्ट्री डाल दी और जब निकाला तो सोना 10 ग्राम ही निकला, तो खर्चा ज्यादा आ गया और आपका प्रॉफिट कम हुआ। तो और वो मिनरल होता है जिसमें आप अपने फायदे के साथ जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट के साथ किसी मिनरल में से मेटल को बाहर निकाल सको तो उस मिनरल को हम ओर बोल देते हैं, ठीक है। सारी की सारी जो ओर है वो मिनरल होती हैं, ऑल और आर मिनरल्स, ओके, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑल, क्योंकि हर मिनरल में से आप अपने फायदे के साथ कभी भी मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते, सबके साथ नहीं। कुछ एक हैं ऐसे मिनरल जिसमें से आप अपने प्रॉफिट के साथ, मतलब आप खर्चा भी निकाल लोगे और अपना प्रॉफिट भी कमा लोगे और तब आपका मेटल बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे मिनरल को जिसमें फायदे के साथ मेटल बाहर निकाला जा सकता है इज नोन एज द ओर, समझ रहे हो। तो आपको ये नहीं कि आयरन सिर्फ आपको Fe2O3 की फॉर्म में मिलेगा ना, आयरन बहुत तरीकों में मिल जाएगा आपको एनवायरनमेंट में। आयरन सल्फाइड है, आयरन की ऑक्साइड है, आयरन की एक दूसरी ऑक्साइड होती है, और भी कई, मतलब दुनिया भर के कंपाउंड बनाएगा लोहा तो, पर उसमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसे आप और के तौर पे चूज करोगे, तो मैं वो उस कंपाउंड को चूज करूंगी जिसमें से लोहे को निकालना आसान हो, प्लस में जिसमें परसेंटेज अच्छी खासी हो, जिसको जब मैं निकाल लूं तो मेरा फायदा भी हो जाए और आपका जो मेटल है वो भी क्या हो जाए बेटा, एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो मिनरल जो है वो तो
बहुत होते हैं, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा टाइप का मिनरल हो सकता है जिसमें मेटल थोड़ा या ज्यादा हो, पर और सिर्फ उसको बोला जाता है जिस मेटल मिनरल में से हम अपने प्रॉफिट के साथ क्या निकाल सकते हैं बेटा, बाहर निकाल सकते हैं मेटल को। अब देखो हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा आपने नहीं सुना ना कहीं भी कि हरियाणा में कहीं पे सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, नहीं सुनते हम, ठीक है। राजस्थान में यहाँ पे खेतड़ी के पास थोड़ा कॉपर निकलता है। तो एक सोच के देखो, हरियाणा का इतना बड़ा रीजन, कितना स्क्वायर फीट एरिया है, क्या उसमें कहीं भी गोल्ड नहीं है? भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर तो हर एलिमेंट कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम बहुत अच्छा 8.3% के आसपास है पूरे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, और भी पाए जाते हैं। तो क्या हरियाणा के इससे कोई भी मेटल नहीं आया कि भाई एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आयरन हो, कोई तो मेटल निकले? नहीं निकलता, हमने नहीं देखा कि कोई मेटल कहीं पे निकल रहा हो। कारण क्या है उसका, कि अर्थ क्रस्ट में मेटल तो मिल जाएगा हरियाणा में कहीं भी, ठीक है, कोई भी मिल सकता है, पर वो उतना ज्यादा नहीं है ना कि उसको निकालने के लिए आप मशीन सेटअप करो, फैक्ट्री लगाओ और जो मेटल बाहर निकले उसमें तुम्हारा फायदा आ जाए। मान लो थोड़ा बहुत कहीं है तो उसको निकालेगा कौन बेटा, उसमें तो खर्चा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो सेटअप वहां पे किया जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ह्यूज मतलब भंडार होते हैं किसी भी मेटल के। जैसे झारखंड में आप लोहा निकाल रहे हो, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में सोना मिलेगा, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा अमाउंट है स्टोर कि आप जब फैक्ट्री वगैरह डालो तो वहां से आप प्रॉफिट के साथ बाहर निकाल लो। कोयले की खदानें, बेटा कोयला भी कुछ नहीं, मिनरल ही है, कार्बन का मिनरल ही होता है कोयला, तो कोयले की खदान होती है ना। तो 1-2 किलो के लिए तो कोई 1-2 टन के लिए भी कोई अपनी मशीन सेटअप नहीं करता है बेटा, नहीं करता ना। जब बहुत बड़ा अमाउंट होगा तभी वहां पे मशीन सेटअप की जाती है। तो यही है मतलब कि हरियाणा में मिनरल तो बहुत होंगे, पर ऐसा कोई मिनरल नहीं है ना जिसमें प्रॉफिट के साथ मेटल को बाहर निकाल सके। मतलब ओर्स कम है मेटल्स की, मिनरल में है लेकिन ओर्स कम है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हर और मिनरल होती है, क्योंकि मिनरल और कुछ नहीं, वो सब्सटेंस है जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट पाया जाता है नेचर में, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ठीक है। पर और उसको बोलेंगे जिस मिनरल में से अपने प्रॉफिट के साथ मेटल बाहर निकल सकता है आसान तरीके से अपने मुनाफे के साथ। ओके चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, उनके नाम और फॉर्मूले जो हैं वो देखते हैं। अब ये टॉपिक जो बेटा हम कर रहे हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट और से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10th 11th 12th कुछ भी जी के टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है कि किसी एलिमेंट की ओर का नाम बताओ, या नाम दे दिया और का बताओ किस एलिमेंट की, किस मेटल की ओर है ये, उसका फॉर्मूला दे दिया, उसका नाम पूछ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस मेटल की कौन कौन सी ओर होती है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हैम में। पर एक्चुअली में जैसे इस पे 2-3 चीजें पूछी जाएंगी आपसे, कौन से मेटल की ओर है, उस ओर का जो है वो नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है, तो ये तीनों चीजें लिख के चलेंगे। हेमेटाइट किसकी ओर है, आयरन की ओर है, फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, ठीक, आप इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। हेमेटाइट आयरन की ओर है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। एक होती है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होती है आयरन की ही और फॉर्मूला है Fe3O4। इसका नाम मैग्नेटाइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक गुण होते हैं, ये मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्शन फील करती है। बॉक्साइट, ये टेबल ऐसे कैसे बनाना और याद करना, एल्यूमिनियम की ओर है, फॉर्मूला है Al2O3.2H2, ठीक है, मतलब पानी के 2 वाटर मॉलिक्यूल एज एन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अगला है सिनेबार, सिनेबार बेटा मरकरी की ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है HgS। देखो अब जो ओर है ना वो अलग अलग टाइप के, देखो ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड ओर आ गई। तो मैंने बोला था ना कि नेचर में अलग अलग तरह से मिलते हैं एलिमेंट, कोई कार्बोनेट, कोई सल्फाइड, कोई ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे। अगला है मेलाचाइट, तो मेलाचाइट कॉपर की ओर है बेटा, इट इज CuCO3.CuOH ट्वाइस, जैसे कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, आप इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है आर्जेंटाइट। अब मैंने बोला था कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूजुअली नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, अकेले मिलते हैं, पर सिल्वर 1-2 कंपाउंड्स भी बना लेता है, जैसे आर्जेंटाइट सिल्वर की ओर का नाम है।
तभी तो हम सिल्वर का सिंबल लिखते हैं Ag, और इसका फॉर्मूला है Ag2S। ठीक है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, दिस इज कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चलिए इसको बेटा याद कर लेना आप जरूर, सारे चैप्टर में काम आने आपको आगे। नेक्स्ट है आयरन पायराइड्स। ठीक है, अब इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, आयरन आगे जोड़ दिया तो आयरन की ओर है, और फॉर्मूला होता है FeS2। याद रखना, इट इज नॉट Fe2S, इट इज FeS2। ठीक है, इसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है थोड़ी अलग है, सल्फर मतलब फॉर्मूला अनयूजुअल है। मैं इसको आगे जब अपना चैप्टर में आएगा तो मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, कॉपर पायराइड्स, तो कॉपर की ही है, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर पायराइड्स, इट इज कॉपर की भी है मेन तो, पर इसका फॉर्मूला है CuFeS2। देखो अब ये कैसी हो रही है जिसमें दो मेटल एक साथ आ गए, कॉपर भी और आयरन भी। ठीक है, अगला है गलीना। गलीना बेटा लेड की ओर है, एंड इट इज PbS, लेड सल्फाइड। ये देखो सल्फाइड सल्फाइड सल्फाइड, तो सल्फाइड और भी बहुत ज्यादा जो है वो पाई जाती है। अगला है रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट तो आप सब जानते हो, इट इज सोडियम की ओर है, और एक्चुअली में NaCl जो नमक पाया जाता है बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में, उसके बारे में बात करना है। मैग्नीसाइट, ठीक है, तो मैग्नीसाइट नाम से पता चल रहा है मैग्नीशियम की ओर है, MgCO। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप ये टेबल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और याद कर लेना कि किस ओर को किस नाम से जाना जाता है, क्या उसका फॉर्मूला है, और जो केमिस्ट्री की ब्रांच इन सबको स्टडी करती है, मिनरल्स को एंड ऑल दैट को, उसको हम मिनरलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।